नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बुलेटिन में आज बात करेंगे एमसीडी चुनाव के नतीजों की, साथ ही ये भी बताएंगे कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की वजह से एक शहीद के शव को रोक कर रखा गया। लेकिन शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। आज आएंगे एमसीडी चुनाव के नतीजे। 270 सीटों पर अब से ठीक 2 घंटे बाद शुरू होगी काउंटिंग। 35 केंद्रों पर 8 बजे से होगा वोटों की गिनती का काम शुरू। आम आदमी पार्टी को ईवीएम में गड़बड़ी का अंदेशा। एमसीडी चुनाव में कौन मारेगा बाजी, सुबह 7 बजे से देखिए इंडिया टीवी पर नतीजे और उनके एनालिसिस पर हमारी स्पेशल कवरेज फैसला दिल्ली का। नतीजों से पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने किया 220 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। कांग्रेस बोली आप तो रेस में ही नहीं, बीजेपी से है सीधी टक्कर। कैबिनेट की चौथी बैठक में योगी सरकार ने लिए बड़े फैसले। अवैध कब्जों के खिलाफ एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाने का निर्देश। 2 महीने में अवैध कब्जे वाली जगहों की होगी पहचान। स्कूलों और सरकारी दफ्तरों की छुट्टियों पर योगी सरकार ने चलाई कैंची। महापुरुषों के नाम पर होने वाली 15 छुट्टियां खत्म की गई। पानी की समस्या को लेकर योगी सरकार ने उठाए कड़े कदम। कंट्रोल रूम का जारी किया टोल फ्री नंबर, फोन कर लोग दर्ज करा सकेंगे शिकायत। अखिलेश के लैपटॉप योजना की जांच करेगी योगी सरकार। गड़बड़ी के मिले संकेत। अखिलेश सरकार ने खरीदे थे 15 लाख लैपटॉप। यूपी के नए डीजीपी सुलखान सिंह ने दी चेतावनी, कहा पुलिस पर हमला नहीं करेंगे बर्दाश्त। गोरक्षा के नाम पर हुड़दंग में सख्त एक्शन लेने के निर्देश। मिशन बंगाल पर निकले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का आज भी व्यस्त कार्यक्रम। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अमित शाह। पार्टी के पदाधिकारियों से भी करेंगे मुलाकात। आज से पिंपरी चिंचवाड़ में शुरू होगी महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक। मीटिंग में राज्य के बीजेपी सांसद, विधायक और नेता शामिल होंगे। चुनाव चिन्ह घूस मामले में एआईएडीएम के नेता दिनाकरण दिल्ली से गिरफ्तार। 4 दिन की पूछताछ के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम की कार्रवाई। आज दोपहर 2 बजे कोर्ट में होगी पेशी। सुकमा के शहीदों के साथ नीतीश सरकार की बेरुखी। शहीद हुए 6 जवानों की श्रद्धांजलि सभा में सीएम और उनके मंत्री नदारद। सीएम के काफिले को रास्ता देने के लिए शहीदों के शव रखे ट्रक को भी रोका गया। सुकमा के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह की राजकीय सम्मान के साथ विदाई। पत्नी ने शहीद पति को दिया कंधा। नक्सली हमले के शिकार रीवा के शहीद नारायण प्रसाद के घर मातम। पत्नी पर छोटे बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी। पीड़ित ने सरकार से नौकरी और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने की गुजारिश की। कौशाम्बी में एक लड़की ने खून से लिखा सीएम योगी को खत, पिता के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। कुछ दिनों पहले हुई थी पिता की हत्या। कौशाम्बी में तीसरी बच्ची के पैदा होने पर पति ने दिया फोन पर तलाक। पीड़िता ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। अलीगढ़ में भी पति ने पत्नी को दिया तलाक। यूपी के हरदोई में तलाक की पीड़िता ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। ट्रिपल तलाक को खत्म करने की अपील। वहीं अमरोहा में पति ने चिट्ठी के जरिए पत्नी को भेजा तलाक। दिल्ली के सूरजबल विहार में एक शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। मौके से सुसाइड नोट बरामद। सुसाइड नोट में 2 करोड़ रुपए ब्याज पर देने का जिक्र। यूपी के महाराजगंज में सामने आया बेरहम बहू का चेहरा। 70 साल के बुजुर्ग ससुर की पूरी तरह पिटाई की। पुलिस ने आरोपी बहू को किया गिरफ्तार। डीयू समेत कई यूनिवर्सिटी हैक करने पर पाकिस्तान को जवाब। भारतीय हैकर्स ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 500 से ज्यादा पाकिस्तानी वेबसाइट हैक की। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए आ गया है संत समाज। 13,000 से ज्यादा लोग घाटी जाने को तैयार। पीएम से जम्मू कश्मीर जाने की मांगी इजाजत। यूपी के मथुरा में बीजेपी नेता मनोज फौजदार के खिलाफ उत्पीड़न का केस दर्ज। एसपी नेता मनोज गोयल के घर जाकर की तोड़फोड़। पीड़ित परिवार से मांगी 50,000 की रंगदारी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से में जुटी पुलिस। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खेलने पर सस्पेंस। आखिरी दिन भी नहीं हुआ टीम का ऐलान। 25 अप्रैल तक आईसीसी को भेजी जानी थी टीम की लिस्ट। आईपीएल में पुणे और कोलकाता की टक्कर। रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। कल बारिश की वजह से बेंगलुरु और हैदराबाद का मैच रद्द। मुंबई में गायक कैलाश खेर की एल्बम कैलाशा के 10 साल पूरे होने पर जश्न। रंगारंग कार्यक्रम में सीएम फडणवीस समेत कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। 5 मिनट 25 खबरों के बाद सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। आज दिल्ली के लिए बेहद ही बड़ा दिन है। दिल्ली का किंग कौन होगा, दिल्ली किसकी होगी, अब से 2 घंटे बाद इस पर फैसला आना शुरू होगा।
दिल्ली के तीनों नगर निगमों की वोटिंग के बाद आज काउंटिंग की बारी है। एमसीडी पर अगले 5 साल तक किसका राज होगा, इसका आज फैसला हो जाएगा। एमसीडी चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी? क्या केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपना जनाधार बचाए रख पाएगी? आज ये भी पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल के कामकाज पर दिल्ली वालों की क्या राय है और क्या राजौरी गार्डन उपचुनाव के बाद वापसी की उम्मीद कर रही कांग्रेस अपने जनाधार को बढ़ा पाएगी। इन सब सवालों के जवाब अब से 2 घंटे बाद मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज आने वाले एमसीडी चुनाव पर एक रिपोर्ट। 220 प्लस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ 80% पड़े तो यहाँ हम लोग 81% सीट लेके आए। अगर इस किस्म के नतीजे आए जो इस तरह की बेईमानी साबित करते हैं, तो हम आंदोलन से आए थे, हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए थे, वापस आंदोलन करना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है और इसके अंदर हम लोग आगे निकले। किसी का बम्पर जीत का दावा, तो किसी को ईवीएम से छेड़खानी का डर, तो किसी को उपचुनाव के नतीजे से भरोसा। एमसीडी चुनाव के नतीजे से पहले हर कोई अपना अपना राग अलाप रहा है, लेकिन किसकी होगी दिल्ली? कौन बनेगा दिल्ली का किंग? दिल्ली के तीनों नगर निगमों पर अगले 5 साल तक किसका राज चलेगा, ये अब से कुछ देर बाद आपके सामने होगा। लेकिन नतीजे से पहले तीनों बड़ी पार्टियों ने अपने दावे और अपना डर सामने रख दिया है। अब किसके दावे सही साबित होते हैं, किसके गलत, ये तो थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में 23 अप्रैल को हुए एमसीडी चुनाव का आज काउंटिंग डे है और इसके लिए राज्य चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। तीनों नगर निगमों के लिए 35 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। इनमें से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लिए 13, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के लिए 16 और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए 6 काउंटिंग सेंटर शामिल हैं। कुल 8 राउंड काउंटिंग होगी। माना जा रहा है कि सुबह 10 बजे तक तस्वीर साफ होने लगेगी और दोपहर 12:30 बजे तक काउंटिंग खत्म होने की उम्मीद है। एमसीडी चुनाव में 54% वोट पड़े थे और आज इसके नतीजे आने के बाद दिल्ली की राजनीतिक दिशा इससे तय होने की उम्मीद है। 2015 के विधानसभा चुनाव में सभी को चौंकाते हुए 70 में से 67 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी का जादू ढलान की तरफ है। पिछले दिनों राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आप उम्मीदवार की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। यूपी में मोदी लहर के बाद एमसीडी चुनाव के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिलती दिखी है। इससे जहां बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी ने कहा मनोज यूपी से प्लस करना है, तो उस हिसाब से हमें 220 प्लस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ 80% पड़े तो यहाँ हम लोग 81% सीट लेके आए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कितनी सीटें आपके हिसाब से? उसी में 35-40 सीट में आपस में फरिया लेंगे लोग। अगर ईवीएम की चलती है तो ये सर्वे 100% सही है, बल्कि आम आदमी पार्टी की इससे बुरी हालत हो सकती है। और अगर जनता की चलती है तो आम आदमी पार्टी आज नंबर 1 पर है और बहुत बड़ी मार्जिन से एमसीडी में चुनाव आम आदमी पार्टी जीत रही। कांग्रेस के बारे में कुछ भी कहने से पहले राजौरी के बाई इलेक्शंस के में इंट्रोस्पेक्ट कर लेना चाहिए, जहां पे उनकी जमानत जब्त हुई है। ये तो हुए नेताओं के अपने अपने दावे, पर अगर हम एमसीडी के पिछले चुनाव की बात करें तो 2012 में दिल्ली के 3 नगर निगमों में कुल 272 वार्ड्स के नतीजों में बीजेपी ने 138 पर जीत हासिल की थी। तब कांग्रेस को 77 सीटें मिली, जबकि अन्य के खाते में 57 सीटें आई। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं था। अब इस बार एमसीडी चुनाव के नतीजे किसके हक में जाते हैं, इसके लिए हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो एमसीडी चुनाव के सबसे तेज नतीजे के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी। एमसीडी चुनाव की गिनती के लिए दिल्ली में 35 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। दिल्ली के गोल मार्केट के पास बने काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, बता रहे इंडिया टीवी संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव।
दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में खड़े हैं, जहां पर सारी ईवीएम मशीन्स यहां पर सुरक्षित रखी गई हैं। अगर आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, पुलिस यहां पर फोर्स तैनात है और ये बैरिकेडिंग लगाई गई है। किसी के भी अंदर यहां जाने की अनुमति नहीं है। इसके अंदर किसी को भी गाड़ी भी ले जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि जो स्पेशल जो पासेस बने हुए हैं उसके आधार पर ही अंदर दिखा करके पास, उसके बाद ही यहाँ पर आदमी अंदर एक्सेस कर पाएगा, जा पाएगा। और तीनों जो है काउंटिंग, जो पोलिंग काउंटिंग स्टेशंस बनाए गए वो यहीं पर हैं। जो कुल 270 वार्ड्स पर जो इलेक्शन हुए हैं और जो उम्मीदवारों के जो किस्मत है, जो ईवीएम मशीन में फिलहाल कैद हैं, उसका आज खुलासा हो जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया 12:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खत्म होने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, दिल्ली। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में बिहार के 6 जवान शहीद हुए। पटना में जब शहीदों के शवों को लाया गया तब शहीद जवान अमर रहे के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री और ना ही बिहार सरकार का कोई मंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचा। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सुकमा के शहीद जवानों का शव पटना पहुंचा तो जयकारे के साथ लोगों ने शहीदों को याद किया। पूरा माहौल भावुक था और चारों ओर शहीद जवान अमर रहे के नारों की गूंज सुनाई दी। लेकिन तभी एक और आवाज सुनाई पड़ी, सीएम नीतीश कुमार के गाड़ियों के काफिले की आवाज। एक तरफ शहीद जवानों का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंचा तो दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार का काफिला निकल रहा था। लेकिन ये काफिला एयरपोर्ट के लिए नहीं निकल रहा था। सीएम नीतीश किसी दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त थे। 1, 2, 3, 4, 5 सीएम के काफिले की कई गाड़ियां निकली। करीब 30 सेकंड तक इस गेट से एक एक कर गाड़ियां बाहर निकलती रहीं और शहीदों के पार्थिव शरीर को लाने वाला सेना का ट्रक एक तरफ खड़ा रहा। खैर, सीएम तो किसी कार्यक्रम में बिजी थे, लेकिन नीतीश के किसी मंत्री को भी इतना वक्त नहीं मिला कि एयरपोर्ट पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते। शहीदों के परिवारों का दुख इस मुश्किल घड़ी में साझा करते। हालांकि केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव मौके पर मौजूद थे और उन्होंने बिहार सरकार के इस रवैये पर नाराजगी भी जताई। दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी का घर बगल में है और मुझे सूचना मिली है कि वो किसी हॉल में गांधी पर फिल्म देख रहे हैं और उनको और उनके मंत्री को फुर्सत नहीं हुआ कि 6 जवान शहीद हो गया है, उसके प्रति कुछ भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शहीदों के अपमान को लेकर विपक्ष पहले भी नीतीश सरकार को घेरता रहा है। विपक्ष के आरोपों का जवाब लालू यादव ने दिया। उन्होंने नक्सलियों को लेकर मोदी सरकार की नीति पर सवाल उठाए। तो ये शहीद हुए हैं और घायल हुए हैं, उसमें 6 जवान हमारे बिहार के बेटे हैं। भारत सरकार के गृह डिपार्टमेंट की कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि हाउ टू डील एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द नक्सल्स। वैसे बिहार के शहीद जवानों के लिए बिहार सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। एयरपोर्ट पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने आला अधिकारी पहुंचे भी थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार या उनके किसी मंत्री का ना पहुंचना लोगों को खटक गया, खासकर शहीद जवानों के परिवारों को। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।